जी C5 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 27। प्रीवियस लेक्चर में हमने 805 कवर किया था, उसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी सर, अगर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिंगल एलिमेंट हो और उसमें स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क हो तो उसमें एम्फेसिस और मेटा पैराग्राफ देना जरूरी है? पहला क्वेश्चन मेरा, ISA 805 सिंगल एलिमेंट सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो इंगेजमेंट है वो हम जनरल पर्पस के मुताबिक करते हैं, फ्रेमवर्क के मुताबिक करते हैं या स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के मुताबिक करते हैं? दोनों के मुताबिक करते हैं। शाबाश। तो अगर वो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एलिमेंट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के ऊपर है तो आप बिल्कुल, चूंकि अच्छा इसके ऊपर 805 साइलेंट है, ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है तो उसमें हमेशा हमने एमसीएस और मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना होता है, तो इसमें हम एमसीएस मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेंगे इस बेस के ऊपर अगर स्पेशल पर्पस। लेकिन याद रखिए क्वेश्चन में देखना पड़ेगा आपको कि स्पेशल पर्पस है कि नहीं, ठीक है, सिर्फ खुद से एज्यूम नहीं कर लेना। दूसरा क्वेश्चन मेरा इसी से रिलेटेड है। जी जी, अगर क्वेश्चन में उसने बताया हो कि हमने किसी बैंक को ऑडिट रिपोर्ट देनी है स्पेशल पर्पस सिंगल, ठीक है, मैं समझ गया। इनका क्वेश्चन ये अगला क्वेश्चन कि सर ठीक है, आपने ये कहा कि हम अगर क्वेश्चन में स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क आ गया ना तो फिर आगे कंप्लीट सेट हो, सिंगल हो, जो मर्जी हो, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है तो इसका मतलब हमने एमसीएस मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना है। क्वेश्चन में अगर उसने बताया होगा तो फिर, वरना नहीं। एक क्वेश्चन में उसने क्या बताया जरा सुनिएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या सिंगल एलिमेंट या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड की हैं, प्रिपेयर्ड फॉर बैंक, या कल वो केस स्टडी वाला क्वेश्चन किया था प्रिपेयर्ड फॉर कंसोलिडेशन पर्पस, प्रिपेयर्ड फॉर पेरेंट कंपनी। बताइए कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है? अगर लिखा हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर बैंक है, प्रिपेयर्ड फॉर पेरेंट कंपनी है, सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से, क्वेश्चन मेरा ये है, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं जनरल पर्पस के स्पेशल पर्पस? क्यों? वो कह तो रहा है कि सिर्फ बैंक या पेरेंट कंपनी के लिए है। शाबाश। एक है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क यूज करना, ठीक है, एक है यूजर स्पेसिफिक होना, दोनों में फर्क है, थोड़ा सा फर्क। वैसे आप जनरल पर्पस की डेफिनेशन देखें ना, कहता है वाइड रेंज ऑफ यूजर के लिए। अगर आप स्पेशल पर्पस की डेफिनेशन देखें वो क्या है, स्पेसिफिक यूजर के लिए। अब सुनिए जरा, मैं बताने क्या लगा हूं और से। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क हमेशा स्पेसिफिक यूजर के लिए बनता है, लेकिन लाजमी नहीं कि स्पेसिफिक यूजर हमेशा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क ही बनवाए, उसी के मुताबिक बनवाए। स्पेसिफिक यूजर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क को भी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे बैंक के पास जाएं तो बैंक ने लोन देना है, बैंक की मर्जी है, वो चाहे तो हमसे कहे कैश बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके लाओ, बैंक स्पेसिफिक यूजर है। चाहे तो कहे कैश में, चाहे तो कहे अच्छा जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वही मुझे ला के दे दो। तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो स्टैट्यूटरी आइटम वो तो जनरल पर्पस है, और अगर कैश बेसिस फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाता है वो कौन सा हो गया, स्पेशल पर्पस। तो याद रखें जो वाइड रेंज ऑफ यूजर है उनके लिए तो हमेशा जनरल पर्पस ही होगी, लेकिन जो स्पेसिफिक यूजर है वो चाहे तो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवा लें, चाहे तो जनरल पर्पस वाली ही एक्सेप्ट कर लें। प्रैक्टिस में आपने देखा होगा जो बैंक्स है वो नॉर्मली जो स्टैट्यूटरी ऑडिट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वही मंगवा लेते हैं हमसे, जो भी उन्होंने एनालिसिस वगैरह करना होता है, रेशियोज कैलकुलेट करनी होती है, कंप्लायंस उसी से कर लेते हैं। तो इतनी सी स्टेटमेंट से कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक यूजर, इससे आप ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते कि ये लाजमी स्पेशल पर्पस ही होंगी, ठीक है। हो सकता है स्पेशल पर्पस हो सकता है जनरल पर्पस हो। हाँ, क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली बता दिया कि स्पेशल पर्पस है फिर तो डिस्कशन ही खत्म, फिर तो स्पेशल पर्पस एमसीएस और मैटर दबा के। जी बिल्कुल, वरना इस अगर कुछ मेंशन नहीं है ना तो या तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में आप एमसीएस और मैटर के बारे में साइलेंट रहेंगे, या एक लाइन लिखेंगे इफ फ्रेमवर्क इज स्पेशल पर्पस देन एमसीएस और मैटर विल बी, इफ करके बात करेंगे, एज्यूम करके, ठीक है।
जी, और कोई क्वेश्चन? एग्जाम्स में अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्वेश्चन 805 से रिलेट करता है, तो लेट्स से एक्सेप्टेंस के पॉइंट्स हमसे मांग रहा है उसमें, तो उसमें खाली जो 805 में हमें 2 पॉइंट्स बताए वो डिस्कस करना है, या उसके अलावा जैसे एथिकल रिक्वायरमेंट्स वगैरह भी होती हैं वो भी डिस्कस करना है? अच्छा, क्वेश्चन इनका ये है कि एग्जाम में अगर हमें पता चल गया 805 का क्वेश्चन है, पता कैसे चलेगा 805 का क्वेश्चन है? सिंगल एलिमेंट सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होगा। और कहता है जी मुझे एक्सेप्टेंस के प्रोसीजर बताओ, एक्सेप्टेंस के प्रोसीजर बताओ, एक्सेप्ट करने से पहले क्या करोगे? तो दो चीज़ें तो आपने अभी तक जितने आपको जितनी इंगेजमेंट्स पढ़ी हैं पता चल गया होगा कि दो काम तो हम लाजमी करते हैं, एक फ्रेमवर्क देखते हैं एक्सेप्टेबल है कि नहीं, और दूसरा प्रीमाइस की बात करते हैं हम, ठीक है, कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह की, ये काम। उनका क्वेश्चन ये है कि सर ये ISAs तो तकरीबन सारे जो नॉर्मल रेगुलर ऑडिट था हमारा वो भी यही दो काम कहता था, एक्सप्लेनेशन में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, ये जहन में रखिएगा, मोटी बातें यही दो हैं, फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल हो, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करे। डिटेल में थोड़ा बहुत मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, रेगुलर ऑडिट कर रहे हो तो आपको पता है उसमें वो गोइंग कंसर्न वाली बात आती है, किसी स्पेशल पर्पज में हो सकता है ना आए। तो मेन पॉइंट यही दोनों होंगे हर इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले, इनकी एक्सप्लेनेशन में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा, सर हम इंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले भी तो देखते हैं हम कॉम्पिटेंट है कि नहीं, हम इंडिपेंडेंट है कि नहीं, हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं कि नहीं, हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के काबिल होंगे कि नहीं, ये चीज़ें भी देखते हैं। ये चीज़ें हमें कहता है कोड ऑफ एथिक्स। क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा ये चीज़ें लिखनी है कि नहीं लिखनी? क्या मार्क्स से पता चलेगा? इसका जवाब है नहीं, मार्क्स नहीं, आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से पता चलेगा। अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में वो आपको कहे ना ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बताओ, इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, रिक्वायरमेंट में देखिएगा, तो फिर आपने सिर्फ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो कहता है ना एक्सेप्टेंस से पहले मैटर कंसीडर करो वो बता दें। और अगर जनरल स्टेटमेंट दे कि व्हाट मैटर वुड यू कंसीडर बिफोर एक्सेप्टिंग सच एन एंगेजमेंट, तो फिर इसका मतलब है आपने स्टैंडर्ड के पॉइंट भी देने हैं और कोड ऑफ एथिक्स के पॉइंट भी देने हैं। ये बात समझ आई? आइंदा जब कभी आप एक्सेप्टेंस का क्वेश्चन देखें ना, आप रिक्वायरमेंट में देख के ये इस चीज़ को चेक कीजिएगा कि वो जनरल बात कर रहा है कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पूछ रहा है, उसके बाद फिर सोल्यूशन के साथ कंपेयर कीजिएगा। क्लियर होगी ये बात? क्योंकि एक्सेप्टेंस के कुछ फैक्टर्स स्टैंडर्ड बताते हैं, कुछ फैक्टर्स हमें जो कंसीडर करने हैं कोड ऑफ एथिक्स बताता है। और कोई क्वेश्चन? फ्रॉड इज फैक्टर हो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और सिंगल एलिमेंट में हम उस एरिया का नहीं देख रहे, तो क्या उसको मतलब उसका इम्पैक्ट आएगा? शाबाश। क्वेश्चन इनका ये है कि अगर हमने जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया, उसमें कुछ फ्रॉड रिस्क फैक्टर हमने आइडेंटिफाई किए, जैसे सेल्स के ऊपर, अब हम स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो क्या हमने इसमें वो रिस्क असेसमेंट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, काम आ सकती है? इसका जवाब है यस। पहला बेसिक क्वेश्चन तो ये जहन में रखिए, अगर आपने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट भी किया है और सिंगल एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कुछ भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी आपने प्रोसीजर परफॉर्म किए, जो भी रिस्क असेसमेंट की, वो सारी यहाँ पे यूज़ हो सकती है, प्रोवाइडेड रेलिवेंट हो। ठीक है? अच्छा, अब इनका क्वेश्चन ये है कि सर वो फ्रॉड रिस्क ऑफ फ्रॉड था सेल्स में, कि सेल्स ओवरस्टेट किया, कमीशन प्रॉफिट के ऊपर कमीशन मिलना था। हम ओपिनियन दे रहे हैं डेटर्स के ऊपर, डेटर्स के ऊपर, तो क्या इसमें इस इंफॉर्मेशन की वजह से कि कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क ऑफ फ्रॉड था, हमारे कंपोनेंट के प्रोसीजर में फ़र्क पड़ेगा? इसका जवाब है यस। हालांकि रिस्क ऑफ फ्रॉड तो सेल्स में है, लेकिन सेल्स की इंटर रिलेटेड आइटम कौन सी है? डेटर्स। तो उसकी वजह से रिस्क है कि डेटर्स भी फेक होंगे। हम फिर उनके ऊपर इस रिस्क को सामने रखते हुए ज़्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। लेकिन हाँ, फ़र्ज़ कीजिए अगर हम क्रेडिटर के ऊपर ओपिनियन दे रहे हो, तो फिर इस रिस्क असेसमेंट का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमने इम्पैक्ट रिपोर्ट में भी कोई मसला नहीं है हमारे, क्योंकि रिस्क ऑफ फ्रॉड जो था वो सेल्स में है, वो डेटर्स में है, वो क्रेडिटर्स में तो नहीं है। ठीक है जी? और कोई क्वेश्चन? जी जी,
नहीं, एक तो थोड़ी सी करेक्शन कर लें। हम जब मोर देन वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन दे रहे होते हैं तो हमने अदर मैटर पैराग्राफ में बताना होता है कि हमने दूसरे सेट पे भी ओपिनियन दिया है। वो हर केस में बताना है, ये नहीं कि सिर्फ मॉडिफाइड ओपिनियन हो तो बताना है, वो हर केस में बताना है। वो जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, शायद जिसको सामने रखे आप पूछ रहे हैं, वो ये थी कि अगर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी हमने ओपिनियन दिया, सिंगल एलिमेंट के ऊपर भी दे रहे हैं, और कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ओपिनियन क्वालिफाइड था, तो उस क्वालिफिकेशन का इफेक्ट, अब स्टैंडर्ड क्या कहता है, अगर तो इसका इफेक्ट सिंगल एलिमेंट में भी है ना, तो सिंगल एलिमेंट का ओपिनियन भी मॉडिफाई करो। लेकिन अगर इसका इफेक्ट नहीं है यहां पे सिंगल एलिमेंट में, तो फिर क्या करना है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन ही देना है। लेकिन इस क्वालिफिकेशन को अगर आप यूजर को बताना चाहें तो बता सकते हैं सिंगल एलिमेंट की रिपोर्ट में भी, लेकिन कहाँ लिखेंगे, अदर मैटर वगैरह में, ओपिनियन में। हाँ जी, ठीक है, अगर आप समझते हैं। लेकिन एग्जाम में मैंने आपको क्या बताया था, स्टैंडर्ड बहुत सी बातें ऑप्शनल कर रहा होता है, लेकिन एग्जाम में बैठ के मे के वर्ड के साथ कर रहा होता है। एग्जाम में बैठ के आपने उसे कहना यहाँ पे करेंगे ये काम, वरना उसे कैसे पता चलेगा हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। एग्जाम में जजमेंट नहीं अप्लाई करनी, प्रैक्टिस में करनी है। और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं, स्टार्ट करें। अच्छा, 805 के क्वेश्चन कर आपको 2 दिए थे ना, वो डिस्कस करने थे। लेकिन ना पहले मैं आज स्टैंडर्ड डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड थोड़ा सा लेंथी है, स्टैंडर्ड थोड़ा सा लेंथी है, और उसमें 1-2 कंसेप्ट ऐसे हैं जो थोड़े से टेक्निकल भी हैं, रिपोर्टिंग वाले में जाके हम पढ़ेंगे। तो मैं अंडरस्टैंडिंग को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इस स्टैंडर्ड को कवर करने के बाद आपको कोई इतराज़ तो नहीं आना। चलिए, मेहरबानी। तो स्टैंडर्ड करने जा रहे हैं हम 800 सीरीज का आखिरी स्टैंडर्ड 810, ठीक है। तसल्ली से पढ़ना है, स्पीड मेरी स्लो होगी, ठीक है। जहां पे 4 चेक पॉइंट मैंने लगाए हैं, एक चेक पॉइंट रुक के मैं पूछ लूंगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आपने क्वेश्चन पूछना है, क्लियर होगा तो आगे हमने जाना है। सिर्फ भागम भाग नहीं करना कि स्टैंडर्ड कवर करना, नहीं, अंडरस्टैंडिंग हेल्प होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले स्टैंडर्ड हमारा कौन सा है, ISA 810। ये क्या है, ऑडिट है। जाहिर है 800 सीरीज तक जितने भी स्टैंडर्ड सारे ऑडिट से रिलेट करते हैं, वो तो 800 के बाद जाके बारी आती है अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स के। ऑडिट है किस चीज का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं भला, हिस्टोरिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, शाबाश, यानी पास्ट की ट्रांजैक्शन की। इसका मतलब है कुछ फ्यूचर की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती होंगी, जो फ्यूचर की उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कहते, उसे क्या, उसे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहते हैं। वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में बड़ा फर्क कोई नहीं, दोनों का मतलब समझिए कंसेप्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही होती है। लेकिन स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्ड हिस्टोरिक के केस में यूज करता है। प्रोस्पेक्टिव यानी फ्यूचर वाली जो होती है ना, उसके लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्ड यूज नहीं करता। क्या वर्ड यूज करता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब दोनों का एक ही है। तो बहरहाल समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब है हिस्टोरिक की बात कर रहा है। और कौन सी, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। कल भी ये बात हुई थी, समरी का मतलब क्या होता है, कंसाइज, लेस डिटेल्ड, जिसमें चीजें एग्रीगेट करके बताई गई हों, डिटेल ब्रेकअप ना बताए गए हों, ठीक है। जैसे मैं फर्ज कीजिए इनसे पूछता हूं, बताइए भाई आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करंट एसेट की अमाउंट क्या है। अगर ये कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे ना, तो बताएंगे सर कैश की अमाउंट इतनी, बैंक की अमाउंट इतनी, डेटर्स कितनी, इन्वेंट्री कितनी, प्री पेमेंट्स कितनी, टोटल ये हो गई। ये भाई समरी बता रहे हैं। मैं कहा हाँ भाई तुम्हारी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या फिगर है, करंट एसेट की, तो करंट एसेट की एक ही फिगर उन्होंने बता दी। अब नॉर्मली जो इन्वेस्टर एनालिसिस कर रहे होते हैं, आपको पता है उन्हें करंट एसेट की फिगर चाहिए होती है। नॉर्मली वो करंट एसेट के अंदर कौन कौन सी चीजें इधर नहीं घुसते डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। तो और इसी तरह अगर फर्ज कीजिए मैं इनसे पूछता हूं कि आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, ये मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ओवरहेड के अंदर एक एक डिटेल मुझे बता दें,
तो ये कहाँ पे होता है? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन अगर ये सारे एक्सपेंसेस को एग्रीगेट करके मुझे एक ही एक्सपेंस बता दे, सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमारे इतने हैं, वो समरी। यानी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में याद रखें, एक तो डिस्क्लोजर्स होंगे वो लिमिटेड होंगे, और दूसरा जो अमाउंट्स होती है ना इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट, उनके भी इतने ब्रेकअप नहीं दिए जाते, बल्कि उनको एग्रीगेट करके ना टोटल की फिगर हो सकता है प्रेजेंट की गई हो। ठीक, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आ गया? इस स्टैंडर्ड को पढ़ते हुए, इसके नोट्स को पढ़ते हुए, एग्जाम में इसको लिखते हुए जो सबसे बड़ी गलती आप कर सकते हैं ना, वो मैं आपको बता रहा हूं, आपने मिक्स नहीं करना दो टर्म्स को, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। पढ़ते पढ़ते वो कभी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, कभी समरी की बात करता है। जहां कहीं ये बात करे आपने रुक के क्लियर कर लेना ये कौन सी वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट के समरी। फिर उसके अगर ये क्लियर करेंगे फिर अगला कंसेप्ट समझ आएगा, वरना समझ नहीं आएगा। आप कहेंगे यार कभी कह रहा है ये पैराग्राफ इधर आएगा, कभी कह रहा है पैराग्राफ उधर आएगा, पता नहीं किधर आएगा। तो आपने हमेशा किस चीज के ऊपर फोकस करना है? इस स्टैंडर्ड को पढ़ते हुए लफ्ज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर नहीं, किसके ऊपर? लफ्ज ऑडिटेड लिखा है कि समरी लिखा है, इसके ऊपर। ये सबसे अहम टिप बता रहा हूं आपको स्टैंडर्ड पढ़ते हुए। इसमें जो सबसे ज्यादा टर्म्स यूज हुई हैं वो दो हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समरी। दोनों में फर्क पता चल गया? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या मुराद है? ऑडिटेड फाइनेंस क्या मुराद है? जहां से समरी निकाली गई, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट सेट। और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी है? जिसको बनाया गया है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सामने रख के, जिसमें लिमिटेड डिस्क्लोजर है और अमाउंट्स वगैरह को नॉर्मली एग्रीगेट कर दिया जाता है। ठीक है, अगली बात, बोथ मे और मे नॉट बी इशूड टुगेदर। हो सकता है दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इकट्ठे इशू किया गया हो मैनेजमेंट ने, हो सकता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लादा, समरी को लादा। जैसे 800 में भी इसी तरह था, 805 में भी इसी तरह था। जो भी जितने भी एडिशनल ऑडिट है ना, उन सब में ये रूल है, चाहे तो आप उसे 700 की रिपोर्ट के साथ इशू कर दे, चाहे दोनों को लादा कर दे। यहां पे भी यही बात कर रहा है। अच्छा, लेकिन यहां पे एक ये बात कर रहा है ना, तो मेरे जहन में एक पॉइंट आया, प्रोबेबली अगर ये दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इकट्ठे इशू हो रही है ना, तो इसका मतलब है प्रोबेबली दोनों की डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट सेम होगी। ठीक है, लेकिन अगर दोनों अलग-अलग इशू हो रही हैं, तो बताइए किसकी ऑडिट रिपोर्ट की डेट आगे वाली होगी, किसकी पहले वाली होगी? समरी की आगे वाली होगी। शाबाश। तो इसका मतलब ये हुआ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट या तो सेम होगी या बाद वाली होगी, उससे पहले वाली कभी नहीं होगी। पक्का हुआ कंसेप्ट? ठीक हो गया। ये आगे चलते हैं। रिस्क इन ऑडिट ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हुए कौन कौन से रिस्क होते हैं? ये जनरल क्वेश्चन है, जनरल सा क्वेश्चन है। कौन कौन से रिस्क है, या दूसरे अल्फाज में कह रहा है कौन कौन से खसूसी मसले मसाइल हैं जो सिर्फ और सिर्फ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट में होते हैं। इस एंगेजमेंट के हवाले से खास तौर पे किन चीजों का ध्यान रखना है, बताओ। कंसेप्ट समझ रहे हैं? रिस्क इन ऑडिट ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हुए जो जो रिस्क होंगे, जो जो मसले मसाइल होंगे, जिन चीजों का हमने ध्यान रखना है वो बताओ। हाँ निकालो, सुन लो। पहला रिस्क क्या है कि हो सकता है क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल ना हो, अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल ना हो। ये जितने भी स्पेशल ऑडिट है ना, उन सब में ये वैसे रिस्क कॉमन है, क्योंकि आपको पता है जनरल पर्पस वो होता है जो कि बहुत सी एंटिटीज ने उसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होती है। आप एक क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए जाएं, कुछ ट्रांजैक्शन है रूटीन नेचर की, कुछ है नॉन रूटीन नेचर की, कभी कभार होती है, कुछ रोज रोज होती हैं। आपके क्लाइंट ने प्रोबेबली किसके ऊपर कंट्रोल ज्यादा स्ट्रांग रखा होगा? रूटीन वाले पे कंट्रोल ज्यादा रखा, क्योंकि सब पता है ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है। खुद बताइए दुनिया की किसी भी कंट्री में
कौन से वाले ऑडिट ज़्यादा होते होंगे, जनरल पर्पस वाले के स्पेशल वाले? तो वहाँ के जो रेगुलेटर्स हैं, वहाँ के जो लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने अपना फोकस किसके ऊपर रखा होगा? तो जनरल पर्पस का नॉर्मली ऑडिट के लिए फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया जाता है और लॉ या रेगुलेशन रिक्वायर करता है। जैसे पाकिस्तान में जनरल पर्पस के लिए नॉर्मली IFRS यूज़ किए जाते हैं जो IASB ने इस्टेब्लिश किए हैं, और पाकिस्तान का लोकल लॉ SECP कंपनीज एक्ट में भी लिखा है कि हमने IFRS के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। लेकिन जो एडिशनल ऑडिट होते हैं ना, नॉर्मली इन पे लॉ साइलेंट होता है, इन पे कोई क्राइटेरिया नॉर्मली का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, नहीं बताया होता। क्यों? यह खास किस्म के ऑडिट है, कभी कभार होते हैं। वो कहते हैं ये नॉन रूटीन किस्म की इंगेजमेंट्स है, इनके ऊपर क्या पूरे का पूरा फ्रेमवर्क बनाना, मेहनत ज़ाया करनी। तो अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि कभी भी नहीं होते होंगे, हो सकता है होते भी हों। जनरल पर्पस में तो आसान होता है ये डिसाइड करना फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं। जो स्पेशल ऑडिट्स होते हैं ना, इनमें ये डिसाइड करना मुश्किल होता है। इसीलिए आपने देखा 800 में भी, 805 में भी, 810 में भी यही आएगा कि हमने जब देखना है क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है कि नहीं, हमने देखा है नेचर क्या है, यूज़र कौन है, उनकी इन्फॉर्मेशन नीड क्या है, पर्पस वगैरह क्या है, और देखते हैं हम कि लॉ ने प्रेस्क्राइब किया है कि नहीं। प्रेस्क्राइब किया है तो वही प्रिज्यूम किया जाएगा एक्सेप्टेबल है, प्रेस्क्राइब नहीं किया तो फिर हमें वो क्राइटेरिया देखना पड़ता है। और 800 सीरीज में ख़ास तौर पे वो क्राइटेरिया का जिक्र करता है क्योंकि इसमें नॉर्मली लॉ गाइड नहीं कर रहा होता फ्रेमवर्क के बारे में। तो पहला मसला समझ आ गया क्राइटेरिया का कि प्रोबेबली ये रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं होगा, इसमें कोई मैनेजमेंट ने खुद से चूज़ किया होगा, तो हमने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है मैनेजमेंट ने सही फ्रेमवर्क चूज़ किया कि नहीं। पहला मसला समझ आ गया। दूसरा मसला, ओमिशन हो सकती है, ओमिशन या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, ओमिशन का मतलब क्या है? समरी बनाते हुए क्या ये पॉसिबल है? आपने लिमिटेड डिस्क्लोजर देने हैं, खुद बताइए। रिस्क है समरी बनाते हुए अहम डिस्क्लोजर कोई रह जाए, स्किप हो जाए। ठीक है, तो हमने ध्यान कर रखना है जब लिमिटेड डिस्क्लोजर, अगर उसने लिमिटेड डिस्क्लोजर दिए लेकिन उसमें कोई अहम डिस्क्लोजर जो यूजर के लिए रेलिवेंट था, अहम था, क्लाइंट ने नहीं दिया, तो हम क्या कहेंगे? ये गलत है। दूसरा रिस्क एग्री करते हैं इस तरह की एंगेजमेंट में होता है, समरी बनाते हुए अहम इवेंट को आप छोड़ दें। तीसरा, इनकरेक्ट एसोसिएशन ऑफ ऑडिटर। एसोसिएशन ऑफ ऑडिटर का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ ऑडिटर का मतलब क्या? एसोसिएट मतलब अटैच होना किसी चीज के साथ। ठीक है, जैसे अगर किसी कंपनी को कोई ऑडिटर अपना सर्टिफिकेट, अपनी रिपोर्ट वगैरह देता है तो कहा जाता है ये ऑडिटर इस कंपनी के साथ एसोसिएट हो गया विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगेजमेंट, उस एंगेजमेंट के लिहाज से। इनकरेक्ट एसोसिएशन ऑफ ऑडिटर का मतलब क्या है? सुनिए। अच्छा, ये दोनों अलग-अलग, ये समझ आ गया आपको? इसका ऑडिट तो नॉर्मली रिक्वायर्ड बाय लॉ होता है, इसका ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ नॉर्मली नहीं होता। करवाना चाहे करवा भी सकती है कंपनी। क्या ये पॉसिबल है कि इसका ऑडिट हो और इसका ऑडिट ना करवाया जाए? इसमें कोई गुनाह की बात तो नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन गुनाह की बात कब आएगी? जब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट तो नहीं किया गया लेकिन इंप्रेशन यह दिया गया कि ये ऑडिटेड है, इंप्रेशन यह दिया गया कि ये ऑडिटेड है। ठीक है, तो इस सूरत में इसका मतलब है ये ऑडिटर को इनकरेक्टली एसोसिएट किया गया। समझ आ गई बात? ऑडिट किया नहीं, इंप्रेशन यह दिया गया कि जैसे इसका ऑडिट किया गया। दूसरी चीज, ऑडिट किया गया लेकिन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगाई गई समरी की। अच्छा, ध्यान में रखिएगा, दोनों को ऑडिट किया गया, इसकी ऑडिट रिपोर्ट लैदा होगी, इसकी ऑडिट रिपोर्ट लैदा होगी, ये ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। इसका ऑडिट तो करवाया गया लेकिन ऑडिटर ने एडवर्स ओपिनियन दे दिया, तो मैनेजमेंट ने कहा अच्छा ठीक है हम सच बोलेंगे। अब देखिए मैनेजमेंट सच बोल रही है
ये हमारी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसका हमने ऑडिट करवाया हुआ है एबीसी से, इन भाईजान से, नाम लिख दिया, इसमें कोई गलती है? गलत कोई भी नहीं है। और फिर आगे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगा दी, ऑडिट रिपोर्ट गायब कर दी। बताइए गलत काम किया कि नहीं मैनेजमेंट ने? क्या गलत काम किया? रिपोर्ट लगानी चाहिए थी। इससे ये इंप्रेशन मिल रहा है कि ऑडिट हुआ है और ऑडिटर ने अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया हुआ है, क्योंकि एडवर्स ओपिनियन वाली रिपोर्ट आपने साथ लगाई ही नहीं। ये दोनों एग्जाम्पल है इनकरेक्ट। समझ आ रही है? इनकरेक्ट सोल्यूशन ऑडिटर का मतलब क्या है कि ऑडिटर के नाम का गलत इस्तेमाल किया गया। यहां तो समरी का ऑडिट ही नहीं करवाया गया और ये इंप्रेशन दिया गया कि इसका ऑडिट करवाया हमने। यहां ऑडिट करवाया गया लेकिन किसी वजह से, फॉर एग्जांपल एडवर्स ओपिनियन की वजह से, ये तो बता दिया है यूजर्स को कि हमने समरी का ऑडिट करवाया, लेकिन उसके साथ समरी फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं लगाई। तो दोनों में बताएं नाम का गलत इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ? भी बात समझ आ रही? ये इनकरेक्ट एसोसिएशन। वो कुछ भी हो सकता है। जैसे वो ये कह सकते हैं कि फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड, और आगे पहले फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो और उसके फौरन बाद ही साथ ही समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो जाए, क्लियरली डिफरेंशिएट ना किया गया हो। तो आम यूजर ये समझ सकता है कि शायद जो पहले वाली रिपोर्ट है ना, वो दोनों तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कवर कर रही है। इस गलतफहमी का शिकार हो सकता है। ठीक है जी जी। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनमोडिफाइड हैं तो समरी कैसे मॉडिफाइड हो सकती है? अच्छा, ये जवाब है था, क्वेश्चन था रिपोर्टिंग वाला, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ सिंपल। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फिक्स एसेट्स हैं 24 मिलियन के, समरी में लिख दिया 42 मिलियन के। गलत होगी ना समरी गलत, हालांकि कंप्लीट वाली ठीक है। दिल नहीं मुतमिन हो रहा कि इतनी बड़ी बोंगी कैसे? अगली एग्जांपल सुन लें। हाँ, अगली एग्जांपल मैं यही दे रहा था कि अनमोडिफाइड ओपिनियन है और एक अहम डिस्क्लोजर समरी में नहीं डाला। कोई लिटिगेशन थी कंपनी के खिलाफ अहम, उसे समरी में नहीं डाला कि लिटिगेशन का लोगों को पता ना चल जाए। तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अनमोडिफाइड ओपिनियन, लेकिन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर मॉडिफाइड ओपिनियन पॉसिबल है, पॉसिबल है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं पूछूं, हमने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर को, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर को वेरीफाई करना है कि नहीं करना? कितने स्टूडेंट का ख्याल है करना? कितनों का ख्याल है नहीं करना? नहीं करना। अब सुनिएगा जरा, रिकंसाइल करना है समरी की फिगर्स को ऑडिटेड की फिगर के साथ, रिकंसाइल वेरीफाई नहीं करना। क्यों? वो ऑलरेडी वेरीफाइड है। ऑलरेडी वेरीफाइड फिगर से जो भी इंफॉर्मेशन बनाएंगे वो वेरीफाइड ही होगी जी। हाँ, लेकिन अमाउंट्स की वेरिफिकेशन नहीं देखते, क्लासिफिकेशन वगैरह तो वो देख लेंगे, टोटल देख लेंगे, टोटल मैच करता है कि नहीं करता, डिस्क्लोजर सारे अहम वो करें, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। दूसरे लफ्जों में, आपके सामने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गए हैं ना, आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे चाय का कप पीते पीते आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। क्यों? वेरिफिकेशन करने, और सारी फिगर वेरीफाइड, सारी फिगर्स वेरीफाइड। मैं ये बात समझ आ गई अब आपको? वेरिफिकेशन नहीं कर। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ फिर? हम ओपिनियन क्या देते हैं? सुनिए जरा, गौर से सुनिए और सर धुनिए। यही होता है ना उर्दू में, धुनी कहते हैं ना, सर क्या? इसमें हम नॉर्मली ओपिनियन क्या देते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। इसमें ये नहीं लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या लिखेंगे भला? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंसिस्टेंट विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके मुताबिक है, यही ओपिनियन देना है। ट्रू एंड फेयर व्यू का ओपिनियन नहीं देना। वे बात समझ आए?
इसके मुताबिक। अब वो भाई का क्वेश्चन जिसे, अच्छा ये मैं जो भी डिस्कशन कर रहा हूँ ये आगे आनी है लेक्चर में, लेकिन मैं पहले चूंकि आपके क्वेश्चन को फिर हेल्प लेके मैं इसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आगे मुझे आसानी हो जाए। भाई का क्वेश्चन जहाँ से डिस्कशन स्टार्ट हुई थी वो ये था कि ऐसा पॉसिबल है कि ऑडिटेड, क्या था, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अनमोडिफाइड ओपिनियन हो और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मॉडिफाइड हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? तो हमने ये देखा कि पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन आप बताएं, कैसा पॉसिबल है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्वालिफाइड ओपिनियन हो और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अनमोडिफाइड ओपिनियन हो? अगर आपने जैसे पहले बताया कि वो कंसिस्टेंट है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, तो सिंपल हमने फिर वही लिखना है कि हाँ कंसिस्टेंट ही है, लेकिन उनमें ओपिनियन जो है वो हमारा क्वालिफाइड। नेचर ऑफ ओपिनियन समझिए, यहाँ पे हम ओपिनियन ये नहीं दे रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं, फिगर सही है कि नहीं। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओपिनियन क्या दे रहे हैं? ऑडिटेड फाइनेंशियल के मुताबिक। तो अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट है लेकिन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके मुताबिक ही बनी हुई है गलत लेकिन इसके मुताबिक ही बनी हुई है, तो बताइए हम ओपिनियन में क्या लिखेंगे? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंसिस्टेंट या नॉट कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट, यानी अनमोडिफाइड ओपिनियन। लेकिन हाँ, इसमें मैं साइलेंट हूं, अभी नहीं बताना, लेक्चर के अगले हिस्से में चल के बताऊंगा कि इसमें तो फिर यूजर गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। यूजर ये समझ सकते हैं कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, तो इसका भी स्टैंडर्ड ने इसका हल सोचा हुआ है, जवाब दिया भी हुआ है। आप खुद थोड़ी देर के लिए सोचे, बाद में फिर बताऊंगा मैं। यहां तक क्लियर? आगे चले, मसले मसाइल डिस्कस कर रहे थे हम, क्या क्या होते हैं, आगे चले। अगला है इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। जरा गौर से सुनिएगा, इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हो सकता है। भाई किसका इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हो सकता है? सब्सीक्वेंट इवेंट्स का, और किसका? सब्सीक्वेंट मिस स्टेटमेंट का। फिर मेरे दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा, अगर तो इन दोनों की डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट सेम है, मसला ही कोई नहीं। अगर इसकी डेट है 20 मार्च, नीचे वाले की डेट है 30 मार्च, इसका ऑडिट करते हुए हमने सब्सीक्वेंट इवेंट्स को किस डेट तक देखा होगा? 20 मार्च तक। या ये से 560 जिसने किया हुआ ना वो आसानी से जवाब दे देगा। 20 मार्च तक बिल्कुल ठीक है। इसका ऑडिट करते हुए हमें सब्सीक्वेंट इवेंट्स को किस डेट तक देखना है? 20 तक। क्यों? स्टैंडर्ड इसका जवाब देता है, इसलिए कि ये अलहदा से कोई ऑडिट नहीं है, ये इसी के मुताबिक चेक किया जा रहा है, इसी की समरी है। तो स्टैंडर्ड खासतौर पे एक लफ्ज बोलता है, कहता है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं है कि हमने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोई चेंज कर ले या उसमें जो कमी बेशी रह गई थी वो इधर पूरी कर लें। नहीं, समरी में ना एडिशनल इंफॉर्मेशन आएगी और ना ही डिफरेंट इंफॉर्मेशन आएगी। ये दोनों अल्फाज आपके भाई के हैं ना। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना तो इससे एडिशनल इंफॉर्मेशन आएगी और ना ही इससे डिफरेंट। जो इधर लिखा हुआ है वही समरी के मुताबिक बनेगा, समरी को उसी के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी डेट 30 मार्च होगी लेकिन सब्सिक्वेंट इवेंट कब तक के होंगे? 20 तक के। क्यों? क्योंकि ये इसके मुताबिक बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए 25 मार्च को भाई वो जरा बैग खोले, लक्ष्मी लाए जरा थोड़े। 25 मार्च को सब्सिक्वेंट इवेंट कोई अकर हुआ, 25 मार्च को कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अकर हुआ, उसका इफेक्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा? अल्फाज गौर से सुने, मैंने कहा अकर हुआ 25 तारीख को अकर हुआ एक सब्सिक्वेंट इवेंट, क्या उसका इफेक्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल में आएगा? नहीं। शाबाश। समरी फाइनेंशियल में आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो उसके मुताबिक ही बने। अब सुनिए, सब्सिक्वेंट इवेंट तो ओके हो गया, सब्सिक्वेंट मिस स्टेटमेंट, क्या ऐसा पॉसिबल है कि
ऑडिट रिपोर्ट के बाद कोई मिस स्टेटमेंट हमें पता चले, ये हमने कंसेप्ट कहाँ डिस्कस किया था? ISA 560 में। हाँ, अगर अगले साल जाके मिस स्टेटमेंट पता चले तो फिर ये किधर डिस्कस किया था? 710 में। 560 और 710 भूल गए आप? चलें, कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, 25 मार्च को पता चला कि इस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो कोई मिस स्टेटमेंट थी, यानी हम समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे थे, हमें पता चला ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस स्टेटमेंट थी। बताइए क्या करना चाहिए? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको ठीक कर लेना चाहिए कि नहीं? फिर क्या करना चाहिए? जो जवाब दे हाथ उठाए उसको इनाम। फिर क्या करना चाहिए? पहले मैनेजमेंट को किसको ठीक करे? किस में? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अच्छा, अगर वो नहीं करते तो हम वो सारा कुछ करेंगे जो ISA 560 में लिखा हुआ है, और अगर वो कर देते हैं तो वो तो ISA 560 में कर दी हमने। अब इसमें बताएं समरी फाइनेंशियल में क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, ये अब उसके हिसाब से शाबाश रिवाइज हो जाएगी। यानी अगर कोई, फिर सुन लीजिए, दोनों कंसेप्ट को इकट्ठा समझा रहा हूं। अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अकर होता है ना, तो चाहे समरी की डेट बाद वाली है, हमने उसको इग्नोर कर देना है। क्यों? क्योंकि वो हमारी पहले वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेलिवेंट नहीं है, और हमने चूंकि समरी ऑडिटेड के मुताबिक बनानी है तो हमारी समरी के लिए भी रेलिवेंट नहीं। लेकिन अगर सब्सिक्वेंटली कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो जाती है तो याद रखें ये गलत है कि आप इसको अनटच रहने दें और इसमें करेक्शन कर दें। नहीं, इसका मतलब है ये इसके मुताबिक नहीं होगी। स्टैंडर्ड कहता है पहले इसको रिवाइज करो, करेक्ट करो 560 के मुताबिक, फिर उसके बाद समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मुताबिक बनाओ। भाई ये बात समझ आ गई? ये इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट और सब्सिक्वेंट मिस स्टेटमेंट दोनों का करेक्ट ट्रीटमेंट क्या, आप ये समझ आ गया? आगे चलते हैं। कंपैरेटिव, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपैरेटिव होते हैं क्या? कंपैरेटिव पता है ना? हाँ जी, पिछले साल की फिगर्स आ रही होती है, परेशान हो गए, मैं भी परेशान हो गया। समरी में कंपैरेटिव होना चाहिए कि नहीं? होने चाहिए। स्टैंडर्ड कहता है नॉर्मली होने चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो आपने इवैल्यूएट करना है रीजन क्या है। अगर वैलिड रीजन है तो ठीक है, वरना ये मिस स्टेटमेंट होगी। नॉर्मली होने चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड ने क्वेश्चन रखा हुआ है कि मे बी समरी बना रहे हैं ना, तो शायद यूजर को उसकी जरूरत ना हो, तो आपने कंपैरेटिव ना दिए हो। पॉसिबल है, नामुमकिन, रेयर है लेकिन पॉसिबल है। ओमिट, ठीक है। दूसरा, अगर कंपैरेटिव किसी और ऑडिटर ने ऑडिट किए हैं, यानी पिछले, दूसरे अल्फाज में कह रहा है पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया, तो क्या करें? क्या हमें रिपोर्ट में बता देना चाहिए कि पिछले साल कंपैरेटिव किसी और ने ऑडिट किया? कंपैरेटिव है सही, लेकिन ऑडिट किसी और ने किया है। कहता है समरी में भी बता दो। जर्नल में बताते हैं ना कंपैरेटिव। जर्नल में हम कंपैरेटिव की जिम्मेदारी लेते हैं? नहीं, जर्नल में हम कंपैरेटिव की जिम्मेदारी, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना होता है? नहीं होता है यार, ऐसे ना करें। ऐसे 710 में यही पढ़ा था हमने, रेफर करते हैं ना पिछले अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करके कि पिछले साल का ऑडिट किस ऑडिटर ने किया था, कौन सी डेट पे, कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन। ये अदर मैटर पैराग्राफ किस लिए देते हैं? अपनी जान छुड़ाने के लिए कि हमारी इस साल की जिम्मेदारी है, पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया था। तो यहां पे भी अगर हम जर्नल में जिम्मेदारी नहीं ले रहे कंपैरेटिव की, अगर किसी और ने किया ऑडिट, तो कंपैरेटिव ये इधर समरी में भी नहीं जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्लियर होगी ये बात? चलिए, रिस्क सारे समझ आ गए। इस रिस्क में ही मैंने कुछ कंसेप्ट आपको आगे वाले भी बता दिए। आगे चलते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, ISA 800 की इंगेजमेंट को जब हमने डिस्कस किया, 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। किन किन हिस्सों में? एक्सेप्टेंस, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, रिपोर्टिंग। 805 अगली एंगेजमेंट सेम।
8, 10 अगली एंगेजमेंट सेम। इसका मतलब है यहां पे भी एक्सेप्टेंस, फिर प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, और फिर सबसे अहम रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग तीनों में सबसे अहम। एक्सेप्टेंस में पहली चीज एक्सेप्ट करते हुए लाजमी है कि कौन से समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन ऑडिट करेगा, जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर है वही ऑडिट करेगा, और कोई नहीं करेगा। अच्छा, आगे एक्सप्लेनेशन में स्टैंडर्ड इसकी रीजन बताता है। आप इसकी रीजन बता सकते हैं क्या होगी? जज करें। हाँ, क्योंकि सारी डिटेल उसी को पता, सारी अंडरस्टैंडिंग उसी को पता, सारे प्रोसीजर उसने परफॉर्म किया, सारा एविडेंस उसी को पता। क्या कोई दूसरा बंदा ऑडिटर कर सकता है? एक क्वेश्चन में उसने कहा मिस्टर ए ने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया। अब ये मैं खुद से बना रहा हूँ क्वेश्चन, पास पेपर का नहीं। ऑडिट किया, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने से पहले मर गया। अब कंपनी फंस गई, कंपनी कह रही है हमने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करवाना, क्या करे? टीम में कोई तो जिंदा होगा नहीं, वो एक ही बंदा था, एक ही बंदा था। अरे किसी और ऑडिटर को क्या कहेंगे? पूरा जवाब तो दिया करे। हाँ, किसी और ऑडिटर को कहेंगे कि वो पहले इसका दोबारा ऑडिट करे, फिर वो इस काबिल होगा कि समरी का दोबारा ऑडिट करे। समरी का ऑडिट करने के लिए लाजमी है कंप्लीट का आपने ऑडिट किया हो, वरना आप समरी का ऑडिट। तो पहला एक्सेप्टेंस में आपने ये देखना है, देख लिया। फिर दूसरी चीज आपको पता है, मैं जल्दी करवा रहा हूं, प्री कंडीशन देखनी है। यानी हमने देखना है फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं। इस स्टैंडर्ड में फ्रेमवर्क की बजाय वर्ड यूज करता है अप्लाइड क्राइटेरिया। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बजाय वर्ड क्या यूज करता है? अप्लाइड क्राइटेरिया। मतलब वही है, अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है कि नहीं, कंसीडरिंग नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पज, यूजर, उनकी इंफॉर्मेशन नीड क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है। और फिर देखा जाएगा मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एग्री करती है कि नहीं करती। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? फॉर प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि मैनेजमेंट कहे हाँ मैंने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, मेरी जिम्मेदारी है, आपको नहीं कहेंगे। कभी कभी मैनेजमेंट कह देती है ना, सर कैश फ्लो स्टेटमेंट बाकी चीजें बना लिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बन रही, आप बना दें। तो कह रहे नहीं, ये ऐसा काम नहीं है। मैनेजमेंट कह रही है ठीक है हमारी जिम्मेदारी, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाएंगे। दूसरी चीज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करे कि वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अवेलेबल करेगी। अच्छा, अब मुझे बता सकते हैं समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का असल मकसद क्या होता है भला? एनालिसिस तो ज्यादा बेहतर हो सकते हैं कंप्लीट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जिसके पास टाइम, यूजर का टाइम बचाने के लिए। लेकिन याद रखिए स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने यूजर्स को दोनों ऑप्शन दे। यानी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं ना यूजर को, तो समरी के साथ कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑप्शन भी उसको दे। जिसके पास टाइम कम है वो समरी पढ़ ले, जिसके पास टाइम ज्यादा है ऑडिटेड फाइनेंशियल वो फ्रेमवर्क पे डिपेंड करता है। समरी कितनी को प्रिसाइज होगी किस पे डिपेंड करेगा? क्राइटेरिया पे, क्राइटेरिया पे। लेकिन यहां पे कंसेप्ट क्या है कि आपने समरी के साथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अवेलेबल करनी है। अवेलेबल करने के 2-3 तरीके हैं। एक ये है जिस किताब में, जिस एनुअल रिपोर्ट के अंदर समरी लिख रहे हैं उसी के साथ ही दोनों इकट्ठे इशू कर दें, एक ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे लिंक बता दे, जगह बता दे जहां पे कंप्लीट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल है। सर हमारे ये इस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। तीसरा तरीका मैनेजमेंट बताए यूजर्स को कि वो कैसे हासिल कर सकते हैं। जैसे वो कह सकते हैं हमारे ऑफिस में आ जाएं, हम आपको कॉपी दे देंगे। तो या तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट समरी के साथ ही अटैच कर दें, या यूजर को बताएं कि वो कहां पे अवेलेबल है और वो यूजर कैसे उसको हासिल कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ये अहम पॉइंट है कि यूजर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। समरी प्रेजेंट करें लेकिन जो यूजर पढ़ना चाहे उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल करें। ये बात समझ आई? और अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हुआ है तो लाजमी है उसके साथ ऑडिट रिपोर्ट भी अटैच हो, ये लाजमी है। वरना आपको पता है ना कभी कभी मैनेजमेंट क्या करती है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करवाती है लेकिन ऑडिट रिपोर्ट उसके साथ नहीं लगाती और यूजर को इंप्रेशन देती है क्या
कि ये ऑडिट हुआ है और ये वाली इंफॉर्मेशन है। यूज़र को क्यों नहीं प्रेजेंट करती होगी वो वाली ऑडिट रिपोर्ट? क्योंकि उसमें एडवर्स ओपिनियन होगा। तो हमने मैनेजमेंट ये सारी कि मैंने इसमें हम मैनेजमेंट से कह रहे हैं भैया ये 2 नंबरियाँ ना लगाना हमारे साथ, इनएप्रोप्रिएटली एसोसिएट ना करना हमें। क्लियर हो गया? अगर तो ये सारी प्री कंडीशन प्रेजेंट है तो हमने क्या करना है, और अगर प्रेजेंट नहीं है नहीं करना, अनलेस रिक्वायर्ड वाला। और अगर रिक्वायर्ड वाला है तो फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या करना है, और डिस्क्लेमर नहीं देना। फिर ये लिखना है कि ये आईएसए के मुताबिक नहीं है, लोकल लॉज के मुताबिक है, कंप्लायंस विद आईएसए शो नहीं करनी। ये पढ़ा था हमने 210 में पढ़ा था ये कंसेप्ट। ठीक है, आगे चलें। प्रोसीजर क्या क्या परफॉर्म करना है। अच्छा, प्रोसीजर ध्यान से सुनिएगा और आपने सिर्फ एक चीज हर प्रोसीजर पढ़ के एक अंदाजा लगाना है, इसमें वेरिफिकेशन हो रही है कि नहीं। पहला प्रोसीजर इंश्योर, अच्छा एक्सेप्टेंस हो गई यहाँ पे। अब हमने क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट कर लिया, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट साइन होगी। अब आगे चलें। पहली चीज हमने इंश्योर करनी है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हो, क्या लिखा हो, समराइज्ड नेचर, कि जो इसकी नेचर है ये समराइज्ड है, क्लियरली लिखा हो। यूजर भाईजान ये समरी है, इसको कंप्लीट ना समझना, अगर कंप्लीट चाहिए तो वो ये लिंक है। समराइज्ड नेचर होनी चाहिए कि नहीं, कि कोई यूजर हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है ना, समरी पढ़ के समझे ये कंप्लीट है, तो क्लियरली लिखे समराइज्ड नेचर है इसकी। फिर बताएं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां से इसकी समरी बनी। These financial statements are summarized or less detailed version of these audited financial statements for the year ended this, which have been prepared using this criteria. यूजर को बता दिया। क्लियर? क्या यूजर को सिर्फ ये बताना चाहिए समरी है, कि ये भी बताना चाहिए किसकी समरी है, किसकी समरी है, ये भी बताना चाहिए। ठीक है, और क्राइटेरिया किस तरह, वो यूट्यूब पे जाए ना, वो बाज़ औक़ात मूवीज़ की वो वो कर रहे होते हैं इंग्लिश मूवी वगैरह, और दूसरे में समरी बता, हाँ सब टाइटल नहीं है, वो एक्सप्लेनेशन, वो जो मैं देखता हूँ उसमें क्या लिखा होता है, मूवी एक्सप्लेनेशन, हाँ वो, तो उसमें क्या वो ये बताता है ना कि ये समरी है, कि कहता है नहीं ये फिल्म है, बताता है समरी है। अच्छा, ये भी बताता है किस फिल्म की समरी है, नाम बताता है कि नहीं, और क्राइटेरिया किसने अप्लाई किया, वो चैनल का नाम भी आता है। बहुत से लोग होते हैं ना जो बताते हैं, हर एक की समरी बनाने का तरीकाकार अलग होता है। वो मैं 2 देखता हूँ, एक वो खातून करती है, वो इंतहाई फारग एक्सप्लेनेशन होती है उसकी, वो जैसे मैं क्लिक करता हूँ उसकी आवाज़ आती है फ़ौरन चेंज कर देता हूँ। वो एक है सिल्वर स्क्रीन वाला, उसकी मैं देखता हूँ, उसकी अच्छी होती है एक्सप्लेनेशन। तो ये अप्लाइड क्राइटेरिया भी समझ लग गया तीनों का मतलब क्या। आगे चलते हैं। इंश्योर समरी एग्री विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्री का मतलब क्या है, कंसिस्टेंट है, मैच उसके मुताबिक है, जो ग्रुपिंग वगैरह हुई है टोटल वगैरह ये वो कर आके, ये नहीं एज इट इज फिगर। अगर कहीं के ब्रेकअप को इकट्ठा किया है समरी में, आपको पता है टोटल फिगर जाती है ना, तो वो इकट्ठा करके एग्री हुआ। यहां पे ये क्यों नहीं लिखा कि वेरीफाई के समरीज आर करेक्ट, ऑलरेडी वेरीफाइड, शाबाश। इंश्योर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इधर अकम्पनीड, या तो अकम्पनीड का बताओ, या तो साथ अटैच कर दिए, आर पब्लिकली अवेलेबल, वेबसाइट या जहां पे भी अवेलेबल करनी है, ताकि जो यूजर जिनकी समरी से तसल्ली ना हो वो डिटेल पढ़ना चाहें पढ़ सकें। क्लियर होगी। और फिर इसने खास तौर पे कह दिया नो वेरिफिकेशन प्रोसीजर। क्लियर? यहां तक रुक गया, यहां पे चेक पॉइंट हमारा आ गया। कोई क्वेश्चन यहां तक पूछना चाहते हो तो पूछ लें, फिर आगे चलें। देखिए अप्लाइड क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है। जैसे उन्होंने पूछा मेरे से क्वेश्चन कि सर समरी बनाई होगी, समरी कितनी होगी, ये 100% है, समरी इतनी होगी कि इतनी होगी, वो डिपेंड करेगा यूजर पे। मैं इनसे कहूँ भाईजान मैं मूवी देख के आऊँ तो मैं उसकी समरी बताता हूँ, अगला सवाल पूछो कितना टाइम है,
अब अगर वो कहे 2 मिनट, तो समरी तो 2 मिनट में भी बताई जा सकती है। अगर वो कहे मेरे पास 5 मिनट है, समरी 5 मिनट में भी बताई जा सकती है। तो वो क्राइटेरिया पे डिपेंड करेगा कि आपने किस लेवल पे और किस तरीके से उसको समराइज करना है। क्लियर? हाँ, यूजर, बिल्कुल, वो यूजर पे सामने रखते हुए डिसाइड करते हैं यूजर की इंफॉर्मेशन नीड कितनी है। जी, वो भी यही है, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। क्राइटेरिया, अप्लाइड क्राइटेरिया पूरे स्टैंडर्ड में एक ही है। यहां पे हम ये देख रहे हैं स्टार्ट में कि वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। यहां पे ये देख रहे हैं कि जो क्राइटेरिया एक्सेप्ट किया था उसके मुताबिक ही समरी बनी है कि नहीं बनी। ठीक है, जैसे नॉर्मल स्टैंडर्ड में 210 में भी हमने देखा, पहले फ्रेमवर्क देखे एक्सेप्टेबल है कि नहीं, और एंड पे देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी है कि नहीं बनी। ठीक, और कोई क्वेश्चन? हाँ, यूजर की नीड के मुताबिक ये क्राइटेरिया यूजर की नीड को अप्रोप्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा, फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, आपको चले प्रैक्टिस का क्वेश्चन बताता हूं एक। भी ये कंसेप्ट यहां तक क्लियर है ना? अगर मैं आप जो बात करने लगो समझ आए तो ठीक, ना समझ आए तो इग्नोर कर देना, इसको इसके साथ मैच ना कीजिएगा। अगर समझ नहीं आई तो यूजर आपके पास आया, आपको कहता है मेरा काम कर दो। आपने उससे पूछा ये काम किस लिए करवा रहे हो, उसने आपको मकसद बताया। अब उस मकसद के लिहाज से ये काम सूटेबल नहीं है, इससे एक बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है। आप क्या करेंगे? आप कहेंगे मेरा कस्टमर जो जैसा कह रहा है मैं वैसे ही कर दूं। प्रोफेशन कहता है, गुड प्रैक्टिस कहती है ऐसे नहीं करना। आपने उसको बताना है कि भाई आपकी नीड, हालांकि यूजर खुद कह रहा है कि ये काम, लेकिन मुझे कहेंगे नहीं भाईजान इसका असल जो बेहतर तरीकाकार है वो ये है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि यूजर हमें आके एंगेजमेंट कोई और कह रहा होता है, लेकिन जो कि हम ज्यादा बेहतर प्रोफेशनल हैं तो हम उसे कहते हैं भाई ये एंगेजमेंट आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, ये दूसरी एंगेजमेंट कर लें। कल भी मुझे याद है 805 का एक कंसेप्ट पढ़ा था हमने कि अगर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है तो सिंगल एलिमेंट पे अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं क्या? नहीं। कब? कंडीशन कौन कौन सी? शाबाश। नॉट अगर सिग्निफिकेंट पोर्शन है, अगर सिग्निफिकेंट पोर्शन है आप क्या करेंगे? एलिमेंट सिग्निफिकेंट पोर्शन है आप क्या करेंगे जी? हाँ, तो इसका मतलब है आप इस नतीजे पे पहुंच गए कि अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं आ सकता क्योंकि कंडीशन पूरी नहीं हो रही। स्टैंडर्ड यहां पे पता क्या कहता है कि आप ये ना कहें क्लाइंट को कि मैं क्वालिफाइड ओपिनियन देने जा रहा हूं। आप क्लाइंट को कहे भाईजान आपके पास एक दूसरी ऑप्शन भी है, क्या? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर करवा लें। आप ऑडिट करवाएं ही ना हमसे, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर करवा लें, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड हमें इजाज़त नहीं देता। तो आप क्लाइंट को एडवाइस कर सकते हैं। इसलिए आप जब स्टैंडर्ड को पढ़ेंगे ना, अगर ओरिजिनल, उसमें अक्सर जगहों पे जब वो इम्प्लीकेशन रिपोर्ट बता रहा होता है ना तो डायरेक्ट इम्प्लीकेशन रिपोर्ट में छलांग नहीं मारता। वो पहले कहता है क्लाइंट को ये सजेस्ट करो, ये सजेस्ट करो, ये सजेस्ट करो। अगर क्लाइंट ना माने तो फिर ये काम करो। जैसे हमने कल वो पढ़ा था ना, क्लियरली डिफरेंशिएट होना चाहिए, पढ़ा था। डिफरेंशिएटेड का कोई लफ्ज़ कल पढ़ा था? हाँ, पब्लिकेशन में। हाँ, दोनों डिफरेंस, अगर वो डिफरेंशिएटेड नहीं है तो क्लाइंट से रिक्वेस्ट करो पहले इसको डिफरेंशिएट करो। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन में भी हमने पढ़ा, सबसे पहले सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन पढ़ा था जैसे 700 में। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन क्या होती है? जो आई शाबाश IFRS रिक्वायर ना करे लेकिन फिर भी मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड कर दिया, उसको हमने ऑडिट करना होता है कि नहीं करना होता? वेरीफाई करना कि नहीं करना? नहीं करना होता, क्योंकि वो रिक्वायर्ड बाय फ्रेमवर्क नहीं है। लेकिन एक चीज करनी है, फिर क्या? क्लाइंट को कहना है इसको क्लियरली डिफरेंशिएट करे। अगर क्लाइंट ने उसे क्लियरली डिफरेंशिएट कर दिया ना, फिर नहीं उसको वेरीफाई करना। लेकिन अगर क्लाइंट ने उसको क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं किया तो फिर भी 2 ऑप्शन है। हाँ, करना है, अगर नहीं करना तो रिपोर्ट में बता देंगे सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन अनऑडिटेड है। हाँ था, 2 सेकंड और रुक जाता ना, 100 रुपया मिल जाना। चलिए,
यह यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए जी, ISA 810 में अभी तक हमने डेफिनेशन और रिस्क पढ़ लिए, फिर एक्सेप्टेंस पढ़ लिए और फिर प्रोसीजर थोड़े से वो हमने पढ़ लिए। अब हम चल रहे हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन की तरफ। सबसे पहला रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन, मुझे बताइए अगर ऑडिट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे हैं, इसकी रिपोर्ट इशू करेंगे? रिपोर्ट इशू करेंगे, बिल्कुल सेपरेट होगी। उसके कुछ एलिमेंट्स होंगे, बिल्कुल एलिमेंट्स भी होंगे। कौन कौन से एलिमेंट लाजमी होंगे? ओपिनियन तो लाजमी होगा ना, चले बस ठीक है, यहां तक ध्यान में रखिए, ओपिनियन लाजमी होगा। सबसे पहले कह रहा है कौन कौन से एलिमेंट्स नहीं होंगे, ये सुन लीजिए। एम्फसिस ऑफ मैटर नहीं होगा, अदर मैटर पैराग्राफ नहीं होगा, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी नहीं होगी, की ऑडिट मैटर पैरा नहीं होगा, अदर इंफॉर्मेशन का पैराग्राफ नहीं होगा। यानी जितने भी जो कंडीशनल वाले मैटर्स थे, पैराग्राफ थे, उनमें से कोई भी नहीं होगा। असल में काम की चीज होता है, काम के पैराग्राफ इसमें 3 होते हैं। समरी फाइनेंशियल में 3 पैराग्राफ होते हैं काम के। एक ओपिनियन कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बनी है कि नहीं बनी। दूसरा अगला पैराग्राफ होता है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिनमें बताते हैं कि ये समरी फाइनेंशियल समराइज नेचर है इसके, और ये किस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बने। तीसरा पैराग्राफ होता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड आवर रिपोर्ट देयर ओन, और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और हमारी रिपोर्ट इसके ऊपर 3। तो बताइए समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट में सबसे अहम, और भी होते हैं पैराग्राफ, सबसे अहम 3 पैराग्राफ कौन से होते हैं? ओपिनियन, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड आवर रिपोर्ट देयर ओन। ओपिनियन, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड आवर रिपोर्ट देयर ओन। ये आवर का लफ्ज क्यों लिखा उसने? क्योंकि इसी ने ही ऑडिट किया हुआ है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट भी इसी ने किया हुआ है जो समरी का ऑडिट कर रहा है, इसलिए उसने आवर लिखा। अच्छा जरा सोच के बताइए अपनी ऑडिट की जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई कीजिए। मैंने नहीं बताया अभी, आप खुद से जज कीजिए। ओपिनियन में क्या बता रहा होगा? कंसिस्टेंट है कि नहीं, शाबाश। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बता रहा होगा? कि इनके समराइज नेचर है, बिल्कुल। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बता रहा होगा? कि ये समरी किस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बना है। अच्छा मुझे अब जरा सोच के बताइए जजमेंट का क्वेश्चन। जो तो ऑडिट को अभी समझ रहा है वो इसको बता सकेगा। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट में क्या एम्फसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर, गोइंग कंसर्न, अनसर्टेनिटी की ऑडिट मैटर, अदर इंफॉर्मेशन के पैराग्राफ आते हैं? शाबाश, नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि इसमें हम प्रोसीजर कर ही नहीं रहे परफॉर्म, नहीं आते। दूसरा क्वेश्चन मेरा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनी है उस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट में, उस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट में एम्फसिस ऑफ मैटर हो, अदर मैटर हो, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी हो, वगैरह वगैरह, ये मॉडिफिकेशन हमारा पॉसिबल है? अगला सवाल, क्या हमें समरी के यूजर को बताना चाहिए कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट में ये मॉडिफिकेशन है? बताना चाहिए कि क्या उसके लिए रेलिवेंट है कि नहीं ये इंफॉर्मेशन? बताना चाहिए। स्टैंडर्ड भी कहता है बताना चाहिए। कहाँ बताएंगे? हालांकि ये पैराग्राफ तो आते ही नहीं। शाबाश, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड आवर रिपोर्ट देयर ओन, इसमें बताएंगे, इसमें बताएंगे, इसमें। ये समझ आए? अब जरा इन एलिमेंट्स को तसल्ली से
सुनते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि इसमें एमसीएस ऑफ मैटर, अदर मैटर, गोइंग कंसर्न, अनसर्टेनिटी वगैरह नहीं होंगे। मॉडिफिकेशन जी, सर वो जो पॉइंट था कि कंपैरेटिव हमने सॉल्विंग उसका नहीं किया हुआ, तो वो हम फिर हाँ, कंपैरेटिव के बारे में हम कहाँ पे बताएंगे, उसमें एडिशनल लाइन यूज करके आप उसको बता सकते हैं। अदर मैटर यूज करना लाजमी नहीं है उसके लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड ने जितने, मेरा ख्याल है कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ने हमें जितनी भी इलस्ट्रेशन दी है ना, किसी में अदर मैटर नहीं है, किसी में एमसीएस ऑफ मैटर नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जो आप कंपैरेटिव वाली बात है, नॉर्मली कंपैरेटिव उसके लिए हम अदर मैटर यूज करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम अदर मैटर यूज करते हैं। तो मे भी इसमें इजाज़त हो या अदर मैटर के बगैर आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर दें। अच्छा, अब हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करने लगे। पहली चीज, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके ख्याल में क्या लिखा होगा? ये समरी फाइनेंशियल, उसकी नेचर लिखी होगी। ये ऑप्शनल है, सब्सिक्वेंट इवेंट, क्योंकि ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट आगे की होती है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो खास तौर जनरल रूल तो ये है कि सब्सिक्वेंट इवेंट को हम डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक देखते हैं, लेकिन चूंकि समरी की नेचर ऐसी है कि ये ऑडिटेड से बनती है, तो इसमें हम इस जनरल रूल को फॉलो नहीं करते। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट के लिए उसकी ऑडिट रिपोर्ट की डेट, सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए उसकी ऑडिट रिपोर्ट डेट नहीं देखी जाती, बल्कि किसकी देखी जाती है? तो इसीलिए इस समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बात खास तौर पे उसने मेंशन की है कि आप सब्सिक्वेंट इवेंट का जिक्र इसमें कर सकते हैं, कि इसमें सब्सिक्वेंट इवेंट को डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक नहीं देखते, बल्कि डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक देखते हैं। ये खत्म। फिर इसके बाद ओपिनियन। अच्छा, ये जरा गौर से सुनिएगा ओपिनियन। पहली चीज, हम इसमें ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बताते, वर्ड्स ट्रू एंड फेयर व्यू यूज नहीं होंगे। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट में वर्ड ट्रू एंड फेयर व्यू यूज, क्योंकि वो ट्रू एंड फेयर व्यू हम देख ही नहीं रहे। हम क्या देख रहे? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो बताएंगे उसके मुताबिक है, नहीं है तो बताएंगे नहीं है। तो इसमें जो वर्ड्स होते हैं नॉर्मली वो यही होता है कि यार कंसिस्टेंट विद या नॉट कंसिस्टेंट विद। हाँ, स्टैंडर्ड एक और वर्ड यूज करता है जिसे आपने ट्रू एंड फेयर व्यू के साथ कंफ्यूज नहीं करना। कहते हैं आप चाहें तो ये कह लें समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंसिस्टेंट विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या ये कह लें समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ए फेयर समरी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फेयर समरी का मतलब है करेक्ट समरी। इसका ये मतलब नहीं है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू का ओपिनियन दे रहे हैं। ये बात दोनों में से स्टैंडर्ड कहता है आपके मुल्क में जो भी फ्रेज पसंद किया जाए आप वो कर सकते हैं। हम कंसिस्टेंट का वर्ड यूज करेंगे। कितनी तरह के ओपिनियन? अच्छा, 705 क्या कहता है? जो रेगुलर ऑडिट होता है हमारा जनरल, उसमें कितनी तरह के ओपिनियन होते हैं? कितनी तरह के ओपिनियन होते हैं रेगुलर ऑडिट में? 4 तरह के। शाबाश। कौन कौन सी तरह के? कौन कौन सी तरह के? एक ही मिनट ठहरे। सर आप बता दें कितनी तरह के ओपिनियन है, और ये भी बता दें कौन सा ओपिनियन किस सिचुएशन में दिया जाता है। 100 रुपये ना 70। नहीं सारे नहीं, ऐसे ना करें। हालांकि आसान को ऐसा ना भाई, 4 तरह के ओपिनियन होते हैं। अनमोडिफाइड, क्वालिफाइड, मॉडिफाइड नहीं होता। अनमोडिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर प्रेजेंट करे अनमोडिफाइड, यानी कोई मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन नहीं है मटेरियल। अगर कोई मिस स्टेटमेंट है इफेक्ट मटेरियल है क्वालिफाइड, और अगर मिस स्टेटमेंट इफेक्ट परवेसिव है एडवर्स, और अगर कोई स्कोप लिमिटेशन है इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, और अगर कोई मिस स्टेटमेंट इफेक्ट परवेसिव है तो एडवर्स। मैंने स्कोप लिमिटेशन कहा कि मिस स्टेटमेंट? हाँ, मिस स्टेटमेंट का है ना ये भाईजान, डिस्क्लेमर का। ये मैं बारी लगाई हुई थी कि सर ने अब आगे जाना डिस्क्लेमर ही पूछना है। चलें, बहरहाल समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 3 तरह के ओपिनियन है, 4 तरह के नहीं। जरा गौर से सुनिएगा। पहला अनमोडिफाइड ओपिनियन, जो कब दिया जाता है?
जब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट हो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, तो क्या ओपिनियन दिया जाएगा? ये बात समझ आई? दूसरा एडवर्स ओपिनियन जो कब दिया जाएगा? जब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट कंसिस्टेंट विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, इसका मतलब है इसमें वो मटेरियल और परवेसिव का चक्कर नहीं है। इसमें अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट है अनमोडिफाइड और कंसिस्टेंट नहीं है तो इफेक्ट कोई भी हो, मटेरियल परवेसिव हो, कोई भी हो, क्योंकि है ही पहले ही समरी है, पहले ही समरी है, तो उसमें भी अगर मसला होगा तो वो तो जाहिर है हाँ इफेक्ट एक तरह से देखना परवेसिव ही होगा। तो यहाँ पे हमने एडवर्स ओपिनियन यानी नॉट कंसिस्टेंट, जब वो नॉट कंसिस्टेंट होगी कौन सा ओपिनियन देंगे? एडवर्स। अब जरा गौर से सुनिएगा। तीसरा ओपिनियन है डिनायल ऑफ ओपिनियन। ये डिस्क्लेमर नहीं है, क्योंकि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन उस वक्त दिया जाता है जब एविडेंस ऑब्टेन ना किया। यहाँ पे तो एविडेंस ऑब्टेन करते ही नहीं, तो यहाँ पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन नहीं है। कौन सा ओपिनियन है? डिनायल ऑफ ओपिनियन, यानी ओपिनियन का इनकार, नहीं देना ओपिनियन। कहता है अगर आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है आपने, तो चूंकि इस सूरत में एडवर्स डिस्क्लेमर ओपिनियन दिया ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो आपका समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई ओपिनियन देना बनता ही नहीं है। इसमें बेहतर यही है कि आप कोई ओपिनियन ना दें। कब? जब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया होगा। इस जैसा नॉर्मल रूल है ना, स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हो, इसका इफेक्ट परवेसिव हो, तो उसमें अप्रोप्रिएट क्या है? क्या वो कहता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना अप्रोप्रिएट है कि विड्रॉ करना अप्रोप्रिएट है? तो इसलिए यहां पे ये कह रहा है कि अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया हुआ है आपने, तो यहां पे कौन सा? डिनायल ऑफ ओपिनियन। हाँ, रिपोर्ट में क्या लिख? रिपोर्ट में हम ये लिखेंगे चूंकि हमने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारी एडवर्स ओपिनियन दिया है, इसलिए यहां पे ओपिनियन देना इनएप्रोप्रिएट है। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना इनएप्रोप्रिएट है, लिहाजा कोई ओपिनियन नहीं दे रहे। यह है डिनायल ऑफ ओपिनियन। ठीक है, डिनायल ऑफ ओपिनियन जी एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस में देख लेंगे, लेकिन एक्सेप्टेंस में उनको बता देंगे क्या? डिनायल ऑफ ओपिनियन आएगा। एक्सेप्ट कर सकते हैं डिनायल, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हमें पहले पता ना चला हो। ये कैसे हो सकता है? अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों इकट्ठे चल रहे हैं ऑडिट, हमने पढ़ा ना दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ तो दोनों की सेम डेट होगी या समरी की बाद वाली है, तो आपकी बात ठीक है, फिर तो हमें एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हुए पता होगा कि हमने ऑडिटेड फाइनेंशियल में क्या ओपिनियन दिया है। लेकिन अगर दोनों की डेट सेम है तो हमें पहले नहीं पता होगा, रिपोर्टिंग डेट पे पता चलेगा। अच्छा मुझे बताइए फिर, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अनमोडिफाइड ओपिनियन समरी ऑडिटेड के मुताबिक बनी है, कौन सा ओपिनियन देंगे समरी पे? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मुताबिक नहीं बनी, एडवर्स। और अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मुताबिक बनी है लेकिन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, डिनायल। समरी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मुताबिक बनी है लेकिन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडवर्स ओपिनियन है, अब सुनिएगा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्वालिफाइड ओपिनियन, यही रह गया था, पहुंच गए। और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसके मुताबिक बनी है, अनमोडिफाइड ओपिनियन। लेकिन क्या इससे
यूजर गलत फहमी का शिकार नहीं हो सकता कि अनमोडिफाइड का मतलब है कि ये फिगर सारी ठीक है। रेफरेंस दे देंगे कि ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंसिस्टेंट विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड क्वालिफाइड ओपिनियन, देयरफॉर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मिसस्टेटेड टू इक्विवेलेंट एक्सटेंट। है उसके मुताबिक, है उसके मुताबिक, लेकिन गलत है, इसमें गलती है, लेकिन इसमें गलती है। डबलिंग नहीं हो जाएगी वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड आवर रिपोर्ट देयर ऑन पैराग्राफ में भी वही हम बता रहे हैं। क्या डबलिंग नहीं हो जाएगी? हम इसमें इधर भी यही बता रहे हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल आवर रिपोर्ट देयर ऑन में भी हम ये इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, इसमें भी जिक्र कर रहे हैं। दोनों में से ओपिनियन और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड आवर रिपोर्ट में से ज़्यादा अहम कौन सी चीज़ है? यूज़र सबसे पहले किसको देखेगा? पॉसिबल है कि ओपिनियन को देख के वो शायद इसकी तरफ नज़र ना दौड़ाए, तो एक स्टेटमेंट इधर देंगे कि उधर क्वालिफाइड ओपिनियन था, इस वजह से ये भी इक्वली मिसस्टेटेड है या इसमें भी स्कोप लिमिटेशन है, लेकिन इसमें मिसस्टेटमेंट किस चीज़ की है, स्कोप लिमिटेशन किस चीज़ की है, वो इधर बताएंगे बेसिस की तरह। एग्जैक्टली वो सारी बेसिस शाबाश, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स या डिस्कस सारा इधर रिप्रोड्यूस हो जाता है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। अच्छा बताइए, ये ओपिनियन वाला सेक्शन समझ आ गया आपको? समरी फाइनेंशियल में भी ओपिनियन भी हो गया। अब क्या रह गया? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड आवर रिपोर्ट दे रहा हूं। इन शॉर्ट आपको बता देता हूं, इन शॉर्ट इसमें हम समरी बता देते हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिपोर्ट की। इसमें जैसे मैनेजमेंट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकती है, तो हम अपनी उस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट की समरी नहीं बना सकते। वो कहां पे लिखते हैं? यहां पे। इसमें बता दे, इस हेडिंग के अंदर ना हम क्या बताते हैं, उसके ऊपर कौन सा ओपिनियन था, अनमोडिफाइड। बस अगर तो नीट एंड क्लीन रिपोर्ट थी तो सिर्फ यही लिखते हैं, डेट ऑफ रिपोर्ट, टाइप ऑफ ओपिनियन। अगर उसमें रिपोर्ट में जो जो मॉडिफिकेशन थी वो सारी मॉडिफिकेशन एक एक करके इधर बता देते हैं, अगर जो जो मॉडिफिकेशन हो। ये बात समझ आई? कंसेप्ट कंप्लीट। लेकिन एग्जांपल्स के लिए आपको फर्दर बता रहा हूं। फर्ज कीजिए कि रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्वालिफाइड ओपिनियन था और फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके मुताबिक बनी है, हम ओपिनियन क्या देंगे और उसके साथ क्या लिखेंगे? कंसिस्टेंट है लेकिन इक्वली मिसस्टेटेड भी है। और रिपोर्ट में कौन सा पैराग्राफ इफेक्ट होगा? ऑडिटेड फाइनेंशियल में अब रिपोर्ट दे, इसमें क्या करेंगे? इसमें पहले नहीं, पहले टाइप ऑफ ओपिनियन बताएंगे, कौन सा था टाइप ऑफ ओपिनियन बताएंगे, डेट बताएंगे, फिर उसके बाद बेसिस बता देंगे। और ये बेसिस एज इट इज वही हैं जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट वाली होंगी, यानी 705 वाली। जी इधर ना 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 इधर डिस्कस, एक होता है, सुन ले, एक होता है स्टेट, एक होता है एक्सप्लेन या डिस्क्राइब। इधर स्टेट कर रहे हैं, उधर सारा डिस्क्राइब कर रहे हैं। इधर सिर्फ ये बताते हैं ओपिनियन क्वालिफाइड किस वजह से, सारी इधर है। ठीक, ये क्लियर हो गया? सर यहाँ पे इसका मतलब ये बताएंगे कि अगर इनकंसिस्टेंट है, अगर फॉर एग्जांपल स्टेट करते हैं तो वहाँ ये बताएंगे कि रीजन क्या है इनकंसिस्टेंट। ना गलत ही खा गए। यहां पे ये जो ओपिनियन है ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नहीं है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ओपिनियन ये किसका है? ये रिपोर्ट किसकी बन रही है? यहां पे जो ओपिनियन मैं आपको समझा रहा हूं किसका बना रहा हूं? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नहीं। अगर समरी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंसिस्टेंट नहीं है तो हमने देना है कौन सा ओपिनियन? एडवर्स। वो यहां पे लिखेंगे इस हेडिंग के अंदर, इस हेडिंग के अंदर, इस हेडिंग के अंदर।
इधर कौन से वाला एडवर्स ओपिनियन है उसकी एक्सप्लेनेशन आती है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कर दिया उसकी। ठीक है, ये हेडिंग जहन में रखिएगा। क्लियर होगी ये बात? अच्छा आगे चलें। चलें, आपने मुझे ये तो बता दिया कि अगर मॉडिफाइड ओपिनियन हुआ तो उसकी एक्सप्लेनेशन इधर आएगी इसी सेक्शन के अंदर। अगर मॉडिफिकेशन है तो सही ओपिनियन की वजह से नहीं है, किसी और वजह से है, जैसे एमसीज ऑफ मैटर, जैसे अदर मैटर, जैसे की अदर मैटर, जैसे मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, जैसे अदर इंफॉर्मेशन मिसस्टेटेड है। अगर मॉडिफिकेशन है ओपिनियन वाली उसको इस सेक्शन के अंदर डिस्कस कर देंगे। अगर मॉडिफिकेशन ओपिनियन वाली नहीं है, अदर मॉडिफिकेशन है, उसका क्या करेंगे, उसे भी इधर डिस्कस कर देंगे, उससे भी इधर डिस्कस कर देंगे। कैसे? जैसे उधर की है, शाबाश, जैसे उधर की है, जैसे उधर की है। ठीक है, लेकिन उसने यहां पे एक एक्सेप्शन दी है कि ये वाली जो मॉडिफिकेशन है ना, गोइंग कंसर्न, एमसीज ऑफ मैटर, अदर मैटर वाली, ये आपने एक सिचुएशन में नहीं लिखनी। किस सिचुएशन में नहीं लिखनी? जब एडवर्स, ये सिर्फ रट्टा लगा लें पॉइंट कि अगर एडवर्स ओपिनियन है तो हमने ये सेक्शन नहीं लिखना, एडवर्स ओपिनियन है तो हमने ये वाला सेक्शन नहीं लिखना। नहीं समझ आई बात? नहीं, मुझे नहीं आई ये भाई का लिखा, मुंह पे लिखा नहीं बात मुझे नहीं, एक मिनट है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडवर्स ओपिनियन दिया गया है, फाइनेंशियल और एडवर्स ओपिनियन के साथ गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी भी थी। एडवर्स ओपिनियन प्लस गोइंग कंसर्न किस पे? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। समरी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मुताबिक कंसिस्टेंट है। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सा ओपिनियन दिया जाएगा? अनमॉडिफाइड। निकाले 100 रुपया। डिनाइल दिया जाएगा, डिनाइल दिया जाए, अनमॉडिफाइड थोड़ी दिया जाएगा, ऐसे ना। अच्छा जरा सा हट के क्वेश्चन पूछ लेना, आप लोग फंस जाते हैं। ये डिनाइल एडवर्स पे पढ़ा हुआ हमने, डिनाइल दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा डिनाइल ऑफ ओपिनियन आ गया। क्या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आवर रिपोर्ट देयर ओन में कोई चीज एक्सप्लेन होगी, डिस्कस होगी? क्या? हाँ, वो जो एडवर्स ओपिनियन और उसके बेसिस है वो यहाँ पे डिस्कस होंगी। गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी आएगी? नहीं आएगी। शाबाश, क्योंकि स्टैंडर्ड ने खास तौर पे कह दिया। ठीक है, सही स्टैंड तो कह रहे हैं कि अगर समरी की उसको रिपोर्ट हम देंगे ओपिनियन तो नहीं आएगा। अगर हम देते हैं नहीं, ये जो कह रहे हैं ना, ये नहीं कह रहा कि समरी पे एडवर्स ओपिनियन होगा तो ये नहीं करना। सॉरी, एक्सेप्ट, हाँ, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी ना, उस पे अगर एडवर्स ओपिनियन आएगा तो फिर ये सेक्शन नहीं आना। ये सही कह रहे हैं। दोबारा से एग्जांपल हो जाए। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एडवर्स ओपिनियन है, साथ गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आइए, ओपिनियन कौन सा आएगा? डिनाइल। शाबाश। और क्या गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का जिक्र किया जाएगा? किया जाएगा, क्योंकि एडवर्स कंप्लीट के ऊपर है, समरी के ऊपर नहीं है। क्लियर? अगली एग्जांपल, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो थी उसके ऊपर क्वालिफाइड ओपिनियन है। फाइनेंशियल समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंसिस्टेंट है, और ऑडिटेड में गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी भी है। कंसिस्टेंट है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओपिनियन कौन सा आएगा? और लिख देंगे कि इक्वली मिसस्टेटेड है। क्या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप रिपोर्ट पे कोई चीज़ जिक्र किया जाएगा? किसका? गोइंग कंसर्न का भी किया जाएगा। क्लियर हुई बात? एक और एग्जांपल, क्योंकि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अनमोडिफाइड ओपिनियन, साथ में गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी और एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ भी है। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
are not consistent with audited financial statements. Not consistent. ओपिनियन क्या आएगा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? एडवर्स. शाबाश. और ऑडिटेड फाइनेंशियल में आवर रिपोर्ट में कोई चीज आएगी? कोई चीज आएगी? क्या ये सेक्शन आएगा क्वालिफाइड? ये सेक्शन आएगा, ये नहीं आएगा भाईजान. ये आएगा, ये नहीं आएगा. ये क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑडिटेड फाइनेंशियल अनमोडिफाइड है. ये नहीं, ये पैराग्राफ नहीं, और ये भी नहीं आएगा. ये भी नहीं आएगा. दोबारा से शुरू करें. नहीं, बस ये जहन में, ये एक्सेप्शन जहन में रखें. ये एक्सेप्शन की वजह से जो है ना मसला हुआ था. हाँ, इसलिए मैंने पहले आपको कहा था इसका रट्टा लगा ले. आपने मुझे उसमें बता दिया. बहरहाल मेन कंसेप्ट इसमें सिंपल है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो ओपिनियन आएगा वो आपने इधर देना है, और जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो भी ओपिनियन है, अदर मॉडिफिकेशन है, वो इधर देनी है. ये सिंपल कंसेप्ट है. क्लियर? आखिरी चीज, कुछ छोटे मोटे इश्यूज हैं. कुछ छोटे मोटे इश्यूज. क्या? ऑडिट रिपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड. अगर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट रिस्ट्रिक्ट की गई है, अक्ल लगाएं, समरी रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए कि नहीं? यही उसने कहा. कंपैरेटिव, अगर किसी और ने, अगर कंपैरेटिव्स प्रेजेंट ही नहीं किए गए समरी में, तो हमने क्या करना है? रीजन देखनी है. क्योंकि नॉर्मली अगर जनरल पर्पस में कंपैरेटिव है तो समरी में भी होने चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो देखेंगे क्या यूजर की इंफॉर्मेशन थी कि नहीं नीड. अगर नीड थी तो फिर इसका मतलब गलत किया है, एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा. और अगर नीड नहीं थी तो फिर हम कहेंगे ठीक है. हाँ, स्पेसिफिक यूजर बिल्कुल होगा, जनरल यूजर के लिए नहीं होगा. सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, ये आपने बता दिया क्या आती है सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन. एडिशनल इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड बाय फ्रेमवर्क हो, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड बाय फ्रेमवर्क नहीं है लेकिन मैनेजमेंट ने अपनी मर्जी से सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन. ठीक. अगर सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, रूल वही है, अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारा समरी का क्राइटेरिया रिक्वायर नहीं करता था, मैनेजमेंट ने अपनी मर्जी से दी, तो हमने मैनेजमेंट से क्या कहना है? इसको डिफरेंशिएट कर दो. डिफरेंशिएट नहीं करते तो फिर हमने या तो इसको वेरीफाई करना होगा या रिपोर्ट में लिखना होगा कि ये नॉट वेरीफाइड है. ये 700 का कंसेप्ट. अदर इंफॉर्मेशन, अदर, ये 720 का कंसेप्ट है जो भी हमने नहीं पढ़ा. अदर इंफॉर्मेशन में ये कहता है कि अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कोई और इंफॉर्मेशन यानी डायरेक्टर रिपोर्ट वगैरह भी जा रही हो ना इकट्ठे होके, तो हमने देखना है कि वो अदर इंफॉर्मेशन जो है उसको भी पढ़ के देखना उसमें कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं. अगर मिस स्टेटमेंट नजर आए तो वो बतानी होती है. सिमिलर कंसेप्ट यह है. समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर तो अलग ही जा रही है ना सिर्फ, यानी सिर्फ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस पर ऑडिट रिपोर्ट यूजर को जा रही है, फिर तो अदर इंफॉर्मेशन है ही नहीं, ये इररेलेवेंट हो जाएगा. इररेलेवेंट हो जाएगा. लेकिन अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कोई डायरेक्टर रिपोर्ट वगैरह, मैनेजमेंट के एनालिसिस वगैरह भी जा रहे हैं, तो हमने ये देखना होगा कि वो मैनेजमेंट के एनालिसिस वगैरह वो गलत तो नहीं, उसमें कोई गलती तो नहीं. अगर गलती है तो वो बताने. ये दोनों रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली वही हैं जो हमारे 700 सीरीज में है. क्लियरली डिफरेंशिएट जो किया होगा ना वो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन के लिए, अदर इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है. सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन और अदर इंफॉर्मेशन में फ़र्क है. अदर इंफॉर्मेशन है डायरेक्टर्स रिपोर्ट, चेयरमैन रिपोर्ट. सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन होती है कि आपके अकाउंट्स का एक नोट्स है उसको फर्दर डिटेल में बता दिया मैनेजमेंट ने. ठीक है. ये दोनों, ये अदर इंफॉर्मेशन कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं होती. सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन अगर क्लियरली डिफरेंशिएटेड हो
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं मानी जाती। लेकिन अगर क्लियरली डिफरेंशिएटेड ना हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा मानी जाती है। सेल्स को प्रोविंस वाइज ब्रेकअप दे दें, वो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड रिक्वायर नहीं करता, मैनेजमेंट ने अपनी मर्जी से दी। क्लियर हो गया? और ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि एमसीक्यू मैटर वगैरह नहीं आएगा। क्लियर हो गया? हाँ, नहीं मेरी तसल्ली नहीं हुई, ये मैं दोबारा प्रैक्टिस कराना चाहूँगा। हाँ, मेरे कहने पे कंसेप्ट एक दफ़ा क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। आज के स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा? 8-10 रिलेट करता है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। इसमें सबसे अहम चीज़ है हमारे दो टर्म्स को समझना, और जहाँ जहाँ ये टर्म्स यूज हुई हैं इनमें फ़र्क रखना, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फिर इसके बाद रिस्क क्या क्या हो सकते हैं समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने पढ़े। हो सकता है कि क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल ना हो सकता है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई अहम इंफॉर्मेशन ओमिट हो गई हो सकता है कि ऑडिटर की इनकरेक्ट एसोसिएशन की गई हो। इनकरेक्ट एसोसिएशन दो तरीकों से हो सकती है। पहला, ऑडिट समरी का करवाया ही नहीं और ये परसेप्शन दिया गया है कि ऑडिट करवाया हमने, और दूसरा ऑडिट करवाया है लेकिन ऑडिट रिपोर्ट समरी के साथ नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? उसमें कोई गड़बड़ बताई होगी ऑडिटर ने। फिर इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, सब्सिक्वेंट इवेंट्स हमने किस डेट तक देखने हैं? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट तक या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट तक। ठीक है, और अगर हमें ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो गया कंप्लीट, रिपोर्ट दे दी, समरी का ऑडिट कर रहे हैं और इसमें कोई मिस स्टेटमेंट पता चलती है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या करना है? पहले ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करवाना है, फिर उसके बाद समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंगली बनाएंगे। ये नहीं करना कि सिर्फ इसमें करेक्शन कर दी और इसमें नहीं की, वो हमारा प्रिंसिपल गलत हो जाएगा। एक्सेप्टेंस के वक्त हमने दो चीजें बड़ी देखनी है। क्या? कि जिसने कंप्लीट ऑडिट किया है वही समरी का ऑडिट करेगा, और दूसरी प्री कंडीशन प्रेजेंट, यानी क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल हो और मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करे। क्लियर? अगर ये ठीक है तो ऑडिट एक्सेप्ट करें, अगर ये प्रेजेंट नहीं है हमने ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करना अनलेस रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो फिर एक्सेप्ट कर ले, लेकिन आईएसए के साथ कंप्लायंस शो नहीं करनी। प्रोसीजर कौन कौन से परफॉर्म करने हैं? इंश्योर करना है हमने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसने उसकी नेचर बताई हो, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रेफरेंस दिया हो, और फिर उसके बाद क्राइटेरिया बताया हो जिसके मुताबिक समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है। वेरिफिकेशन प्रोसीजर नहीं करते। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे देखना है जितनी भी फिगर्स वगैरह आ रही हैं वो मैच कर रही हैं, एग्री कर रही है कि नहीं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, और इंश्योर करना है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिकली अवेलेबल हो। और मैंने 2-3 तरीके बता दिए पब्लिकली अवेलेबल के, या तो उसके साथ अटैच कर दें या किसी जनरल प्लेस पे जो पब्लिकली अवेलेबल वहाँ बता दे, या मैनेजमेंट एक्सप्लेन कर दे कि किस तरीके से यूज़र इसको हासिल कर सकता है। रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट में 3 सबसे अहम हिस्से कौन से हैं? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ओपिनियन, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट देयर ऑन, और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सिंपल हम बता देते हैं कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाई है और कहाँ से बनाई है, और इसमें सब्सिक्वेंट इवेंट का जिक्र करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अहम चीज़, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं वो कितनी तरह का होता है? 3 तरह का, अनमोडिफाइड, एडवर्स और डिनाइल। अनमोडिफाइड कब देते हैं? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट हो, समरी कंसिस्टेंट हो ऑडिटेड के साथ। और एडवर्स कब देते हैं? जब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसिस्टेंट। और डिनाइल कब देते हैं? जब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिस्क्लेमर या एडवर्स ओपिनियन दिया गया हो। अच्छा, अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंसिस्टेंट तो हैं, अनमोडिफाइड ओपिनियन, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्वालिफाइड ओपिनियन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो क्या होगा? अनमोडिफाइड ओपिनियन ही देंगे, लेकिन बता देंगे इक्वली। अच्छा, समरी फाइनेंशियल ऑडिटेड के साथ कंसिस्टेंट है लेकिन ऑडिटेड में क्वालिफाइड ओपिनियन, समरी पे कौन सा ओपिनियन आएगा? अनमोडिफाइड प्लस इक्विवेलेंस की बात करेंगे। समरी फाइनेंशियल ऑडिटेड के साथ कंसिस्टेंट है और ऑडिटेड पे एडवर्स ओपिनियन है, डिनाइल या डिस्क्लेमर है, डिनाइल ओपिनियन। शाबाश, ठीक हो गया। अच्छा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मॉडिफाइड ओपिनियन है, समरी इसके साथ कंसिस्टेंट है, मॉडिफाइड से मुराद क्वालिफाइड ओपिनियन समझ लें, तो हमारी रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट आएगा? एक तो वो है कंसिस्टेंट लेकिन इधर
क्वालिफाइड ओपिनियन है। क्या कर, एक तो बताएंगे कंसिस्टेंट है और इक्वली मिसस्टेटेड है, ये ओपिनियन में, और दूसरा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली रिपोर्ट के सेक्शन में क्या बताएंगे कि टाइप ऑफ ओपिनियन और उसके बेसिस फॉर ओपिनियन को एक्सप्लेन, जो भी मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन की वजह से। अच्छा, अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मॉडिफाइड ओपिनियन के अलावा कोई और मॉडिफिकेशन है, उसे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट में बताना होता है? यस, बताना होता है, लेकिन एक केस में नहीं बताना होता, जब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एडवर्स ओपिनियन दिया जाए। जब समरी फाइनेंस, हाँ अब ठीक हो, क्लियर। और बाकी ये हमारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, ये सिर्फ इसमें ये रिस्ट्रिक्टेड वाला ज़रा अहम था कि अगर कंप्लीट रिस्ट्रिक्टेड है, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये थोड़ा सा ट्रिकी स्टैंडर्ड था, आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो, और अब इसकी डिस्कशन भी आपको अपलोड कर दूंगा मैं LMS के ऊपर इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपने, अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपने इस काबिल होना है कि 800, 805 और 810 ये तीनों स्टैंडर्ड एक ही सीटिंग में रिवाइज करना है, क्योंकि इसमें जो बड़ा मसला आ सकता है ना, वो मिक्सिंग का आ सकता है कि किस टाइप ऑफ एंगेजमेंट का क्या कंसेप्ट था। तो लाजमी है कि आपने इसको तीनों को एक ही सीटिंग में रिवाइज करना है, ताकि इनमें जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो, वरना फिर आखिरी दिन जब आप पेपर की रिवीजन कर रहे होंगे ना, उस वक्त ये कन्फ्यूजन आ रही होगी। तो बेहतर है अभी कन्फ्यूजन आ जाए, अभी हम इसको क्लैरिफाई कर लें, ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि एंड तक इसको लेके जाएं। तो आपने इस वीकेंड तक इस काबिल होना है कि एक ही सीटिंग के अंदर 800, 805, 810 तीनों के सारे कंसेप्ट को रिवाइज कर लें। कर लेंगे जी? चलिए ठीक है। 800 तो मैंने हाईलाइट करके दे दिया ना, 805 और 810 भी हाईलाइट कर लिया हुआ है। तो इंशाल्लाह आज मैं 1.5-2 घंटे के बाद वो भी आपके LMS और व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट स्टैंडर्ड से उसको पढ़ना चाहते हैं उधर से रीडिंग कर लें। जी, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।